अब हम आपको एक तस्वीर दिखाने वाले हैं क्योंकि अगले वर्ष यानी कि 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। इनमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। और अगर आप इन राज्यों के निवासी हैं तो हमें उम्मीद है कि आप अपने मतदान का इस्तेमाल भी जरूर करेंगे और लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा भी लेंगे। लेकिन एक बड़ा हिस्सा ऐसा लोगों का होता है जो नौकरी, रोजगार या फिर किसी भी कारणवश अपने गांव, घर से दूर किसी दूसरे शहर में या फिर दूसरे प्रदेश में रहते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग वोट डालने के लिए अपने घर नहीं लौट पाते और मतदान के अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन अब चुनाव आयोग ने एक सिस्टम तैयार करने का दावा किया है जो काफी हद तक इस समस्या को खत्म कर देगा। चुनाव आयोग ने इस सिस्टम को RVM यानी कि रिमोट वोटिंग मशीन का नाम दिया है और इस RVM की मदद से अब अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर और राज्य में रहने वाले वोटर भी वोट डाल सकेगा। यानी वोटिंग के लिए उसे अपने घर नहीं आना पड़ेगा। और अब चुनाव आयोग इसी 16 जनवरी को सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने RVM का डेमो देगा और इसके लिए उसने सभी 8 राष्ट्रीय और 57 क्षेत्रीय दलों को निमंत्रण भी दे दिया है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि RVM के जरिए आप घर बैठे वोट डाल सकेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसलिए हम आज आपको वो भी बता देते हैं, क्योंकि RVM के जरिए आप घर बैठे वोट नहीं दे पाएंगे। उसके लिए भी कुछ तरीके हैं। दरअसल RVM को दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे लोग और प्रवासी मजदूरों के लिए तैयार किया गया है। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो घर से ही वोट डाल सकते हैं। RVM की सुविधा का फायदा उठाने के लिए वोटर को मतदान वाले दिन रिमोट वोटिंग सेंटर पर पहुंचना होगा। यानी रिमोट वोटिंग सिस्टम के जरिए एक सेंटर तैयार किया जाएगा और वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचना होगा। अब आपको यहां यह भी समझना चाहिए कि आखिर RVM की जरूरत क्यों पड़ी और इससे हमारी चुनावी व्यवस्था में क्या बदलाव आ सकता है। आयोग ने बताया कि अपना घर छोड़ने के बाद वोटर नई जगह पर कई दिक्कतों की वजह से अपना वोटिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाता है और इसलिए वो वोटिंग से भी दूर रह जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार 2019 के आम चुनाव में वोटर टर्नआउट करीब 67.4% था। यानी कि 30 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने वोट के अपने अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं किया। और चुनाव आयोग के अनुमान के अनुसार देश भर में करीब 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोजी रोटी, कारोबार या फिर पढ़ाई के सिलसिले में अपने घर से दूर रह रहे हैं। हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोग आप भी होंगे जो इस वक्त DNA देख रहे होंगे और आप भी ये सोच रहे होंगे काश ऐसा हो पाता कि हम जहां रहते हैं वहीं से वोट डाल दें। और इसी पहल को सार्थक करने की ये कोशिश है और ये लोग भी वोट डाल सके जो आपके जैसे। इसके लिए RVM का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया। अब ये काम कैसे करेगा ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसका डेमो 16 जनवरी को होगा। ये काम कैसे करेगा इसके लिए RVM की कुछ जानकारी साझा की गई है। ये अंग्रेजी में है, हालांकि मैं इसको सरल भाषा में आपके बीच में रखता हूं ताकि आप इसको और करीब से समझ पाए। सबसे पहले तो प्रवासी इस सुविधा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो ये सुविधा लेना चाहते हैं उन्हें खुद को रजिस्टर करना होगा। इसमें पहले ही पॉइंट रखा गया है प्रपोज्ड RVM वोटिंग मेथड। रिमोट वोटर हैज टू प्री रजिस्टर फॉर द वोटिंग रिमोट वोटिंग फैसिलिटी बाय अप्लाइंग ऑनलाइन ऑफलाइन विद इन अ प्री नोटिफाइड टाइम बिफोर इलेक्शन विथ हिज होम कंस्टिट्यूएंसी RO। दूसरा पॉइंट जो रखा गया है उसमें यह बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने करीबी रिमोट पोलिंग स्टेशन पर जाना होगा। वहां आपको अपना वोटर कार्ड दिखाना होगा जिसे स्कैन करने के बाद आपके निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी संबंधित EVM पर अपने आप आ जाएगी। जैसे मान लीजिए, इसको और सरल भाषा में समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के कानपुर के निवासी हैं लेकिन दिल्ली में नौकरी करते हैं। ऐसे में जैसे ही आप दिल्ली में पोलिंग सेंटर पर अपना कार्ड स्कैन करवाएंगे, वो जो वोटर ID कार्ड है वो स्कैन करवाएंगे, EVM पर कानपुर के संबंधित विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के नाम उनके चुनाव चिन्हों के साथ अपलोड हो जाएंगे। यानी अब आप तय कर सकते हैं आपको वोट किसको देना है। यानी आप हैं कानपुर के लेकिन आप दिल्ली में रह रहे हैं और आपने प्री रजिस्टर कर रखा है, तो EVM के पास आप जाएंगे, अपनी जानकारी साझा करेंगे और आपके क्षेत्र में जो चेहरे खड़े हुए हैं जिन चुनाव चिन्हों के साथ, उसकी डिटेल आपके पास होगी।
और आप उसके बाद वोट करेंगे। इसके बाद जब आप वोट करेंगे तो आपके वोट के साथ ही आपके राज्य का कोड, विधानसभा संख्या और जिस उम्मीदवार को आपने वोट दिया है वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। वोटिंग के लिए जो भारत निर्वाचन आयोग ने कुछ शुरुआत की है, एक फॉर्मुलेशन भी किया है, एक ईवीएम भी वैसी डिजाइन कराई है जिसमें 72 कंस्टिट्यूएंसीज का वोट डाले जा सकते हैं और उनकी काउंटिंग की प्रक्रिया भी तय की जा सकती है। ये एक अच्छा कदम है, स्वागत योग्य है, लेकिन अभी इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको करना पड़ेगा और उसमें समय लगेगा। सबसे पहले तो जो इलेक्शन कमीशन ने ऑल पार्टीज मीटिंग करने के लिए किया है ताकि उनके सुझाव आए, उनका विश्वास उसमें हो, ये अच्छी शुरुआत है। लेकिन कई चीजें लॉ में अमेंडमेंट, रूल्स में अमेंडमेंट और व्यवस्था में, लॉजिस्टिक में चेंजेस वो लाने पड़ेंगे और उसके लिए काफी कुछ कंसल्टेशन, काफी कुछ रीफॉर्मुलेशन, ये सब करना होगा। जैसे आप ईवीएम में वोट डालते हैं तो आपको वीवीपैट की सुविधा भी मिलती है। इसमें भी आरवीवीपैट यानी कि रिमोट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल मिलेगा और ऐसे कई सारी चीजें जोड़ी गई है। हम इसके राजनीतिक अंश पर बाद में आएंगे क्योंकि देखिए हमारे देश में तो ईवीएम पे भरोसा नहीं है, तो फिर आरवीएम पे कैसे भरोसा करेंगे ये राजनीतिक दल, इस पर भी आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इसे तैयार कैसे किया गया। इस सिस्टम को आईआईटी मद्रास की मदद से तैयार किया गया है और यह सिस्टम कुछ ऐसा है कि एक पोलिंग बूथ और एक आरवीएम से 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा सकेंगे और ये मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट ईवीएम एक रिमोट पोलिंग बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकती है। लेकिन इस व्यवस्था को लागू करना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि अभी चुनाव आयोग के सामने ऐसी कई चुनौतियां हैं जिसे पार पाना होगा। जैसे सबसे पहले तो कानूनी चुनौतियां। इसके लिए आरपी एक्ट 1950, 1951, द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में कई बदलाव करने होंगे क्योंकि आरपी एक्ट 1950 के तहत कोई भी मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही वोट डालने के लिए बाध्य है। हालांकि इसमें सैनिक या चुनाव ड्यूटी में शामिल कुछ दूसरे लोगों को छूट मिलती है और वो पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा अभी प्रवासियों से जुड़े स्पष्ट आंकड़े भी मौजूद नहीं है। इनका डेटा जुटाना भी आसान काम नहीं होगा। हालांकि ई श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने प्रवासी के तौर पर खुद को रजिस्टर कर रखा है। यही नहीं, प्रवासी की परिभाषा क्या होगी और किन लोगों को इस सिस्टम के दायरे में रखा जाएगा अभी यह भी स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियों से निपटना भी आसान नहीं होने वाला है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है अलग अलग राजनीतिक दलों को इस व्यवस्था के लिए राजी कर पाना, क्योंकि पिछले काफी वक्त से देश में वोटिंग के लिए ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ईवीएम पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में ये पार्टियां आरवीएम जैसी व्यवस्था को कितना स्वीकार कर पाएंगी, ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। देखिए, चुनाव आयोग की निरंतर ये कोशिश रही है कि अधिक से अधिक मतदान हो, जो लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। इसमें सभी लोगों को अपना मत रखने का अधिकार होना चाहिए। विगत पिछले कई वर्षों में देखने में आया है कि इन्हीं कारणों से मतदान प्रतिशत में कमी आई है, जो लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं चुनाव आयोग की इस पहल का स्वागत करता हूं, जिसमें अपने घरों से दूर रहे छात्र, मजदूर, व्यापारी किन्हीं कारणों से वोट डालने में असफल रहते हैं। अब उनको ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी। विगत चुनाव का आंकड़ा है कि लगभग 30 करोड़ लोग वोट डालने से वंचित रहे, तो लिहाजा ऐसे किसी सकारात्मक पहल की मैं संतुष्टि करता हूं, मैं उसकी तारीफ करता हूं। इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में काम करता है और अगर इलेक्शन कमीशन ने ये इम्प्लीमेंट किया कि जो प्रांत से बाहर कहीं रिमोट एरियाज में लोग रहते हैं, ईवीएम मशीन उन तक पहुंचेगी और वो अपना वोट डालेंगे, ये एक गलत कदम होगा। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक जिस तरीके के फैसले करती रही है, इलेक्शन कमीशन पे जिस तरह दबाव डालती रही है,
उससे शक और शुबा पैदा होता रहा है। तमाम राजनीतिक दलों को न सिर्फ ये कि कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए, बल्कि जब तक एक राय नहीं बनती है, कंसेंसस नहीं होता है, तब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, वरना लोगों का लोकतंत्र पर यकीन उठ जाएगा। मैंने पहले यही कहा था कि देखिए, ईवीएम पे भरोसा अभी तक राजनीतिक दल नहीं कर पाए। ये अलग बात है कि अगर उसी ईवीएम के सहारे किसी राज्य में किसी पार्टी को जीत मिलती है तो ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं उठता है। और अभी आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक पक्ष अपने अपने हो सकते हैं, मैंने पहले ही जानकारी साझा की कि 16 जनवरी को इस टेक्नोलॉजी के बारे में, आरवीएम के बारे में चुनाव आयोग तमाम पार्टियों को आमंत्रित कर चुकी है डेमो देने के लिए। और इसे भी लागू करने की अभी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि इसे हम कैसे लाएंगे, ये है क्या। लेकिन सीधे सीधे संवैधानिक ढांचे पे सवाल खड़े करके राजनीतिक दल अपनी मंशा साफ कर रहे हैं। ये अब आपको तय करना है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी कि हम आपको ये बताएं कि अगर आप मतदाता हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, लेकिन आप वहां पर मौजूद नहीं है जहां पे आपके पास वोटिंग राइट्स हैं, तो आप दूर बैठे भी अब अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, हिंदुस्तान के इस लोकतांत्रिक पर्व में शरीक हो सकते हैं। ये पहल इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई है।